हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 8 आईसीएसई बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स कर रही हूँ। इस वाली वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेकेंड पार्ट में हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो की कॉन्सेप्ट्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अदर ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, चैप्टर नंबर 2 आईसीएसई बायोलॉजी। और जो बुक मैंने रेफरेंस के लिए ली है वो वीवा पब्लिकेशन की बुक है। काफ़ी अच्छी बुक है, सिस्टमैटिक बनी हुई है, सारा आईसीएसई का सिलेबस कवर कर रही है। टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक वार्म अप एक्टिविटी है। This chapter deals with reproduction. Let us recall the previous learning by answering a few questions on reproduction in plants. छोटी क्लासेस में भी आपने रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा है, तो बेस्ड ऑन योर पास्ट या प्रीवियस नॉलेज कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो देखते हैं आपको कितना आता है। नेम द 2 steps by which reproduction takes place in plants. 2 steps बताना है जिससे रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। आपको पता है 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है एसेक्सुअल, है ना, और दूसरा होता है सेक्सुअल। ठीक है, नेक्स्ट है लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर गिवन अलॉन्ग साइड। ये फ्लावर दिया है, इसके डिफरेंट पार्ट्स करने हैं, तो बहुत सारे पार्ट्स आपको पता है, इसको पेटल्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो ग्रीन वाला है ये कैलिक्स है। ठीक है, ये जो डंडी है उसकी, इसको क्या हम पेडिसल या स्टॉक बोलते हैं। ठीक है ना, और आपका ये जो ये पेटल्स है, इसको फिर से कर लेते हैं, ये पेटल्स है। ये जो है ये सेपल्स या कैलिक्स बोल सकते हो आप इसको, ये पेडिसल है। ठीक है ना, ये जो दिख रहे हैं ये ऊपर वाली ये एंथर्स हैं। ठीक है, और इसका जो ये डंडी दिख रही है वो फिलामेंट है ना। ये जो ऊपर है ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा की जो नेक दिख रही है इसको स्टाइल कहते हैं। और ये जो सोलन पार्ट दिख रहा है ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ये ओव्यूल्स हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्ट है। ये जो सोलन हिस्सा है इसको हम थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। तो ये जो मेन पार्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये होता है एंथर और फिलामेंट, जिसको हम स्टेमन्स कहते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये जो बीच वाला है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसको वैसे क्या बोलते हो आप? कार्पल्स भी बोलते हो, पिस्टल्स भी बोलते हो। ठीक है, पिस्टल्स। तो ये इसका एक्टिविटी हो गई, राइट। नाउ reproduction is one of the most important characteristics of life as it maintains the continuity of life on earth. reproduction एक बहुत ही important characteristic है। हर जितना भी living organism होता है उसमें reproduction का process होता है, क्योंकि reproduction की ही वजह से वो जो life है उसकी continuity अर्थ में बनी रहती है। कोई भी species अगर continue रहना है धरती पर तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? reproduction होना, मतलब उस species को अपने ही जैसे organism को reproduce करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वो मतलब ईयर ऑन ईयर वो स्पीशीज कंटिन्यू करेगी अर्थ में, है ना। तो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, छोटे ऑर्गेनिज्म हो, हायर ऑर्गेनिज्म हो, सब में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उतना सिंपल होता है। लेकिन जैसे जैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो हायर या कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, और ये मेंटेन करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है ना, ताकि वो वाली जो प्रजाति है, स्पीशीज़ है, वो मतलब जो धरती पर है उसका जीवन चलता रहे। The process by which living organism produce new individuals of their kind is called reproduction. कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो उन्हीं की तरह रहते हैं, है ना। जिराफ का जो बेबी होता है वो जिराफ होता है, एलिफेंट का बेबी एलिफेंट होता है, मैंगो ट्री से जो प्लांट बनेगा, मैंगो सीड से जो प्लांट बनेगा वो मैंगो का ही होगा, है ना। इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, और इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं।
मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर 2 मेन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप भले ही प्लांट्स की बात करो या एनिमल्स की बात करो, 2 मेन जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं वो है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जैसे नाम पता चल रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली अ सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व। देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमीट्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ एक सेट ऑफ पैरेंट ही इन्वॉल्व होता है, उसमें मेल और फीमेल जैसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिसको हम गैमीट्स बोलते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। Since only one parent is involved, the offsprings are exactly the same as the parent। क्योंकि क्या है कि एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है, तो जो उससे जो ऑफस्प्रिंग होता है वो क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैरेंट की कॉपी होता है। ठीक है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि उसमें वेरिएशन लाने वाली कोई दूसरी चीज़ उसके अंदर आई नहीं है। सिर्फ एक ही पैरेंट है जो डिवाइड होकर 2 में डिवाइड हो गया, तो फिर बाकी जो 2 ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो बिल्कुल अपने पैरेंट की तरह ही होंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो एग्जैक्टली अपने पैरेंट की तरह ही होते हैं, राइट। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। लेकिन जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें से एक मेल होता है एक फीमेल होता है, और फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। द मेल प्रोड्यूसेस द मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म्स, वेयर एज द फीमेल प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमीट्स कॉल्ड एग्स और ओवा। जो मेल होता है उसके अंदर से मेल गैमीट्स बनते हैं जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं, और जो फीमेल होती हैं उनकी बॉडी में फीमेल गैमीट्स बनते हैं जिसको हम एग्स या ओवा कहते हैं। The offsprings are produced by the fusion of male and female gametes। ऑफस्प्रिंग कब बनता है, जब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट यानी कि स्पर्म्स और एग्स का फ्यूजन होता है। They are not exactly the same as either parent but have mixed features of both। जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो किसी भी एक पेरेंट का बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसके लिए ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल के आते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल के आते हैं, है ना। मतलब कुछ वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अपने फादर से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से मिलते हैं। इसलिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जब भी ऑफस्प्रिंग बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी किसी एक सिंगल पेरेंट की नहीं होता है, उसमें मिले जुले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हो सकता है कि वो फादर की तरह ज़्यादा दिखता हो, मदर की तरह कम दिखता हो, या उसकी हैबिट्स मदर की तरह ज़्यादा है, फादर की तरह कम है, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, राइट। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपके मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ होकर ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। मेल गैमिट्स को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमिट्स को एग्स या ओवा कहते हैं, राइट। और जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बोथ पेरेंट्स के। अब आगे चलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके होते हैं और वो क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से मेनली होता है। एक होता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है स्पोर फॉर्मेशन और तीसरा होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन इज अ मेथड इन विच एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू 2 और मोर पार्ट्स कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। देखो आप जैसे डायग्राम में देख रहे हो, फ्रेगमेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका एक फ्रेगमेंट जो है, एक जो हिस्सा है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है ना, ये 2 में ब्रेक हो गया, तो 2 फ्रेगमेंट्स बन गए ना, उसके 2 हिस्से बन गए, इसलिए इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। मतलब एक बड़ा सा एक फ्रेगमेंट था और वो 2 छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गया, ठीक है, 2 छोटे उसमें हो गए, तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। These fragments then grow into new individuals। और फिर ये जो छोटे फ्रेगमेंट्स बने हैं ये पूरा न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाएंगे। एग्जाम्पल याद करो, इट इज़ वेरी कॉमन इन लोअर प्लांट्स लाइक स्पायरोगायरा एंड फिलामेंटस एल्गी। जो ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है आपको स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है, वो फिलामेंट शेप की एक एल्गी होती है। अंडर फेवरेबल कंडीशन एल्गी ऑल्सो ग्रो एंड मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। और जब कंडीशंस फेवरेबल होती है तो एल्गी ग्रो और मल्टीप्लाई करती है फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, एक बड़ी चीज़ 2 छोटी छोटी चीज़ों में जब टूट जाती है, तो जो छोटी छोटी चीज़ों टूटी है उनको फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलता है वो स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा एक प्रकार की फिलामेंटस
एल्गी है। फिलामेंटस एल्गी क्यों? क्योंकि इसका शेप फिलामेंट की तरह है। और जब उसकी जो कंडीशंस फेवरेबल होती है, मतलब रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस जब करना है वो एनवायरनमेंट अगर सूटेबल होता है, तो ये जो एल्गी होती है वो ग्रो होती है और मल्टीप्लाई होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ स्पोर फॉर्मेशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो स्पोर्स बनाता है, और जो स्पोर्स होते हैं वो आगे चल के पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। सम लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ब्रेड मोल्ड्स एंड फर्न्स डेवलप राउंडेड और ओवल स्ट्रक्चर ऑन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पोर सैक्स. The cytoplasm inside the spore sacs divides and forms many tiny microscopic unicellular spherical bodies called spores. They are released when the spore sacs open and they develop a thick wall around them which enables them to survive under harsh conditions. On getting favorable conditions, spores germinate into new individuals. कहने का मतलब क्या है, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ब्रेड मूल्ड, मतलब ब्रेड में जो वो फफूंदी लगती है ना, इस तरह की जब उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो ब्रेड में जो फफूंदी लगती है वो इस तरीके से लगती है, ठीक है। तो ये जो फफूंदी होती है ना, इसमें इस तरह के स्पोर्स बना लेती है, स्पोर्स सैक्स बना लेती है, इस तरह के बॉल लाइक एक सैक बन जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर स्पोर्स रहते हैं, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जो इसकी जो वॉल है वो रप्चर होती है और स्पोर्स ऐसे बिखर जाते हैं। फिर ये स्पोर्स क्या होते हैं, अपने चारों तरफ भी एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये स्पोर्स एक इंडिविजुअल मोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब बनता है तो उसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। उसी तरह के फर्न प्लांट अगर आपने देखा होगा, एक शोई प्लांट होता है, उसकी पत्तियां में ऐसे ऐसे आपको ऐसे डॉट डॉट देखने को मिलेंगे। तो ये जो डॉट डॉट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक्चुअली में स्पोर सैक्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स भरे रहते हैं, और जब ये स्पोर सैक्स फटता है, रप्चर होता है, तो स्पोर्स एनवायरनमेंट में बिखर जाते हैं, और फिर ये स्पोर्स अपने चारों तरफ एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं। फेवरेबल अगर एनवायरनमेंट होगा तो ये स्पोर ग्रो करके पूरा फर्न प्लांट बना सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्पोर्स के द्वारा जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसको रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, है ना। They develop thick wall around them which enables them to survive under harsh condition, और जो फेवरेबल कंडीशंस आती है तब वो डेवलप हो जाता है। एक एक्टिविटी दी है 2.1 टू ऑब्जर्व परमानेंट स्लाइड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक परमानेंट स्लाइड को ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप। तो विजिट द बायोलॉजी लैब इन योर स्कूल एंड ऑब्जर्व परमानेंट स्लाइड्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा। तो आप की टीचर ये एक्टिविटी करवाएंगी, स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन भी दिखाएंगे और वेजिटेटिव स्पोर्स दिखाएंगे फंगस के। आप ऑब्जर्व करो और उसका ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम, ठीक है ना। तो आपको तो अगर आपने स्पायरोगायरा देखा तो आपको इस तरीके से स्लाइड दिखेगी, और अगर आपने ब्रेड मोल्ड को देखेगा तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है ना। तो जैसे इस डायग्राम में दिखा रहे हैं कि ये स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं इसमें से, है ना। ये राइजोइड है जो इसके अंदर जो उसकी जड़ों जैसे पहुंच जाती है ना, उसको राइजोइड कहते हैं। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम और लीफ ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये डेफिनेशन आती है, इसको एज इट इज़ याद करो। जब हम बहुत सारे प्लांट्स को तो हम सीड से लगाते हैं, लेकिन कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसको ग्रो करने के लिए सीड की ज़रूरत नहीं होती है। अकेले आपने उसको स्टेम काट के लगा दी गमले में तो वो प्लांट लग जाता है। जैसे आप रोज़ का प्लांट है, रोज़ के प्लांट की अगर आपने स्टेम कट करके विदाउट रूट्स, उसमें रूट्स भी नहीं है, बस आपने स्टेम कट करके पॉट के अंदर अगर डाल दोगे तो रोज़ का प्लांट ग्रो हो जाएगा। उसी तरीके से कुछ होती हैं जैसे आपके जिसके अकेले लीफ, जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा के प्लांट की अकेले पत्ती तुम काट के उसमें मिट्टी में गाड़ दोगे ना तो कुछ दिनों बाद उस लीफ में रूट डेवलप हो जाएंगे और वो धीरे धीरे पूरा एलोवेरा प्लांट बन जाएगा। उसी तरीके से कुछ प्लांट होते हैं जिनमें कुछ नहीं, सिर्फ अकेले रूट तुम ज़मीन के अंदर गाड़ दोगे तो उस रूट से प्लांट निकल आता है। तो जब सीड से नहीं, रूट, स्टेम्स और लीफ से आप नया प्लांट डेवलप करते हो तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, क्योंकि रूट, स्टेम और लीफ प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। तो जब वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा आप नया प्लांट ग्रो करते हो या उगाते हो तो उसको क्या कहते हो? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो याद रखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रूट, स्टेम, लीफ इन्वॉल्व होती है, सीड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर सीड से बन रहा है तो फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा, फिर वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नहीं आएगा, है ना। तो हमने वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट उगा रहे हैं तब उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। It is common in plants which do not produce seeds or whose seeds cannot germinate। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है उन प्लांट्स में जिन प्लांट्स में सीड्स ही नहीं उगते हैं या
जो प्लांट सीड्स द्वारा नहीं उगाए जा सकते हैं। तो जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड्स ही नहीं बनते हैं या सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को आप किस तरीके से प्रोपोगेट करते हो, उनके वेजिटेटिव पार्ट से। It is a form of asexual reproduction as there is no involvement of reproductive structure. Vegetative propagation भी एक प्रकार का asexual reproduction है, क्योंकि इसमें कोई भी reproductive structure involve नहीं है, इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि सेक्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या asexual reproduction कहलाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड। बहुत सारे नेचुरल तरीके भी हैं जब प्लांट ऑटोमेटिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करता है, कभी कभी आर्टिफिशियल तरीके से जो हमारा गार्डनर आता है या माली आता है या हम लोग खुद ही जब प्लांट्स की अपनी देखभाल करते हैं तो हम भी आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाते हैं। नेचुरल मेथड्स क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के? In some plants, reproduction by vegetative propagation takes place naturally from different parts like stems, leaves and roots of the plant. कुछ प्लांट्स में नेचुरल तरीके से ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है और उसमें स्टेम के द्वारा, लीफ के द्वारा या रूट के द्वारा नया प्लांट आता है। ठीक है, जैसे पहले हम बता रहे हैं फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम से किस तरह के आता है? Some plants like potato, ginger, gladiolas and onion have underground modified stem which help in vegetative propagation. कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे पोटैटो यानी कि आलू हुआ, जिंजर यानी अदरक हुआ, या ग्लाइडोलस हुआ या अनियन हुआ, इनके अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं। नाम ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। जो पोटैटो है, इन पोटैटो द स्टेम इज कॉल्ड ट्यूबर। याद रखो, पोटैटो की जो स्टेम होती है वो ट्यूबर कहलाती है। दिस ट्यूबर हैज़ मैनी स्मॉल स्कार्स कॉल्ड आइज। आप देखो आलू के ऊपर आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये जो आलू है ना, आलू के ऊपर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ऐसे जैसे ये आलू है आपका, ठीक है, इसके ऊपर ऐसा आपको ऐसे डिप्रेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आलू की ना आइज कहलाती हैं। ठीक है, और इसी आई को अगर थोड़ा सा वो हो जाता है ये तो मतलब काफ़ी पुराना आलू हो जाता है तो इसमें से ऐसे ग्रोथ निकलने लगती है। In potato, the stem is called tuber. This tuber has many small scars called eyes. Vegetative birds are present in these eyes. इन eyes पे वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं और जर्मिनेशन द आइज गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो आप क्या करोगे, अगर आप आलू का ना इतना सा हिस्सा जहाँ पे ये आई प्रेजेंट है, इतना सा हिस्सा काट के अगर ज़मीन में गाड़ दोगे ना तो इसी से पूरा आलू का नया प्लांट निकल आएगा। या ये वाली आई को काट के गाड़ दोगे ना ज़मीन में तो इसी से पूरा आलू का प्लांट निकल आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आप उसकी पोटैटो की जो आई है उसकी मदद से आप नया पोटैटो का प्लांट लगा सकते हो। उसी तरीके से जो अदरक होता है जिसको हम जिंजर कहते हैं, in ginger the short branch underground stem called rhizome is used for reproduction। देखो जिस तरीके से पोटैटो की स्टेम को ट्यूबर कहते हैं, जिंजर की स्टेम को हम राइजोम कहते हैं। अगर राइजोम को अगर हम वो एक ऐसा राइजोम लो जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स दोनों हैं और उसको अगर आपने ज़मीन के अंदर गाड़ दिया तो आपका नया अदरक का पौधा निकल आता है। ठीक है, in ginger the short branched underground stem called rhizome is used for reproduction. It has nodes and internodes that bear buds। इसके जो राइजोम होता है इसके नोड्स और इंटरनोड्स में बर्ड्स होती हैं और ये जो बर्ड्स होती हैं अगर इनको आपने लगा दिया तो आपका नया प्लांट निकल आएगा। बनाना ऑल्सो ग्रोज फ्रॉम राइजोम। दूसरा एग्जाम्पल क्या है राइजोम से ग्रो करने वाले का? बनाना। तो ये एग्जाम्पल से याद करो, ट्यूबर में आपको एग्जाम्पल पोटैटो को देना है। अगर आपसे राइजोम का एग्जाम्पल पूछें तो जिंजर और बनाना। फिर थर्ड है कॉर्न। द कॉर्न और थिकन राउंड अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ग्लाइडोलस इज ऑल्सो यूज फॉर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो कॉर्म होता है ना, अरबी है, तो अरबी को वो कॉर्म की कैटेगरी में आता है और ये भी हम इसको भी अगर हम गाड़ देंगे तो आपका नया प्लांट निकल आएगा, तो उसको भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं। The bulbs of onion and underground stems of garlic, lily and tulip are also used in vegetative propagation। उसी तरीके से जो आपका प्याज का जो बीच का हिस्सा होता है उसको बल्ब कहते हैं, या गार्लिक यानी लहसुन का या लिली या ट्यूलिप का बल्ब अगर आप ज़मीन में गाड़ दोगे तो आप इससे नया प्लांट उगाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि पोटैटो में ट्यूबर है, इसकी स्टेम को ट्यूबर कहते हैं और उससे अब नया प्लांट निकल रहा है। जिंजर में जो चीज़ होती है वो राइजोम होती है, स्टेम जो है वो राइजोम होती है और उससे नया प्लांट निकलता है। जो ग्लाइडोलस है उसमें कॉर्म होता है, इससे नया प्लांट निकलता है और गार्लिक में बल्ब होता है जिससे नया प्लांट निकल आता है। तो आप स्टेम के द्वारा नया प्लांट बना रहे हो, इसलिए सारे तरीके क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाते हैं। तो इसका हेडिंग भी है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स। और
इनको अंडरग्राउंड स्टेम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टेम्स ज़मीन के अंदर उगती हैं, है ना। आप कहोगे दो आलू जो होता है वो ज़मीन के अंदर उगता है, इसका मतलब क्या है? जो उसकी तो आप ये नहीं कहोगे अरे ज़मीन के अंदर तो रूट होती है और ज़मीन के बाहर स्टेम होती है। जनरली ऐसे ही होता है कि ज़मीन के अंदर रूट होती है और ज़मीन के बाहर स्टेम होती है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी स्टेम ज़मीन के अंदर होती है, फिर वो अंडरग्राउंड स्टेम्स कहलाती हैं। जैसे ट्यूबर हुआ, आपका राइजोम हुआ, कॉम हुआ, बल्ब हुआ। एक एक्टिविटी इन्होंने बोला है टू ग्रो पोटैटो बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आलू को उगा के दिखाओ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा। उन्होंने बोला एक पोटैटो लो, एक नाइफ लो, एक पॉट लो जिसमें सॉइल भरी है, वाटर लो। टेक अ पोटैटो एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, एक आलू का टुकड़ा लो, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। मेक श्योर ईच पीस हैज़ एन आई ऑन इट, आप ये ध्यान रखना है कि आपने आलू जो काटा है उस हर एक टुकड़े में आई का पीस आना चाहिए, है ना, मतलब ये वाला हिस्सा आना चाहिए। इस तरीके से आपको काटना है, मतलब जैसे आपने ये हिस्सा काटा तो उसमें एक आई है, ये वाला हिस्सा काटा तो उसमें एक आई होना चाहिए, ठीक है। नाउ पुट ईच पीस इन पॉट कंटेनिंग सॉइल, और एक गमला लो, उसमें मिट्टी भरो, उसमें ये जो चीज़ है उसके अंदर गाड़ दो, कुछ थोड़ा सा पानी डालो, हर दिन डालते रहो ताकि उसकी मिट्टी मॉइस्ट हो। कुछ दिनों के बाद आप उसको ऑब्जर्व करो, आप देखोगे कि उसके अंदर से एक लीफी शूट निकलना शुरू हो गई है और नीचे तुम्हारा पोटैटो भी बनना शुरू हो जाएगा। पोटैटो स्टेम और ट्यूबर कैन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इससे ये पता चल गया कि आपने पोटैटो के द्वारा नया प्लांट बना लिया पोटैटो का, तो इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। दूसरा एक्टिविटी क्या है? आपको जिंजर को वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा आपको ग्रो करना है। उन्होंने बोला एक जिंजर का टुकड़ा लो इस तरीके से कि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स हों, और उसको जो आप एक पॉट में डाल दो जिसमें सॉइल है और रोज पानी डालते रहो। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ हेल्दियर जिंजर एंड पुट इट इनटू अ मॉइस्ट सॉइल इन अ फ्लावर पॉट, स्प्रिंकल सम वाटर ओवर द सॉइल एवरी डे, लीव इट इन द ओपन फॉर फ्यू डेज, आप कुछ देर के लिए इसे खुला पे रख दो। ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू डेज यू विल ऑब्जर्व सम एरियल लीफी शूट्स ग्रोइंग इन द पॉट, आप देखोगे कि इस तरीके से गमले में से फिर एक छोटी सी लीफी शूट निकल रही है, यानी कि जिंजर के उन बर्ड से एक नया जिंजर का प्लांट बन गया। जिंजर स्टेम और राइजोम कैन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो इस तरीके से जिंजर की स्टेम या राइजोम जिसको कहते हैं उसको भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा आप उगा सकते हो। नेक्स्ट है फ्रॉम एरियल स्टेम्स, एरियल स्टेम्स मतलब जो स्टेम्स हवा में रहती है, मतलब अबव द ग्राउंड रहती है, उनको हम एरियल स्टेम्स कहते हैं। फ्रॉम एरियल स्टेम्स इन प्लांट्स लाइक ऑक्सैलिस एंड स्ट्रॉबेरी लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्टेम्स ग्रोज ओवर द सॉइल सरफेस पैरेलल टू द ग्राउंड, जैसे तुम्हारा ऑक्सैलिस या स्ट्रॉबेरी, एग्जाम्पल याद रखो, एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो एरियल स्टेम से किस में लगता है? ऑक्सैलिक और स्ट्रॉबेरी। ऑक्सैलिक और स्ट्रॉबेरी में आप क्या होती है, जिसकी स्टेम होती है ना वो ग्राउंड, आप देख रहे हो ये स्टेम ग्राउंड क्या उसमें ही ग्रो कर रही है, जैसे आपने मनी प्लांट में भी ऑब्जर्व किया होगा, कभी कभी जो स्टेम होती है या जो दूब ग्रास होती है ना उसमें भी आप देखना जो एक स्टेम होती है, एक स्टेम तो ऐसे उगती है और एक स्टेम क्या तो ग्राउंड के साथ साथ पैरेलल उगती है, ठीक है। तो ये मिट्टी के साथ पैरेलल उगती है, तो ऑक्सैलिस में भी ऐसी होती है, हॉरिजॉन्टल स्टेम ग्रो होती है अबव द सॉइल सरफेस पैरेलल टू द ग्राउंड, इस वाली स्टेम को हम रनर कहते हैं, है ये रनर कहलाती है। वेरेवर द स्टेम्स बेंड्स एंड टचेस द सॉइल, जहाँ पे भी स्टेम्स सॉइल को टच करती है वहाँ पे रूट्स और बर्ड्स डेवलप हो जाती है, डेवलप रूट्स एंड बर्ड्स एट द पॉइंट, है तो जहाँ जहाँ पे भी टच कर रही है वहाँ पे रूट्स और बर्ड डेवलप हो जाती हैं, जहाँ पे भी सॉइल को टच कर रही है, और बर्ड्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट, आप देख लो जहाँ जहाँ भी टच कर रही है ब्लड वहाँ से एक नया प्लांट निकल आ रहा है, नया प्लांट निकल आ रहा है ना, इस तरीके से ये बन जाती है। तो आपकी हॉरिजॉन्टल वो है, तो ऐसे ये रूट्स डेवलप होगी ऊपर से प्लांट निकल आएगा, रूट्स डेवलप होगी ऊपर से प्लांट, रूट्स डेवलप होगी ऊपर से प्लांट निकल आएगा। लॉन ग्रास, जैसे मैंने दूब ग्रास जो बताया आपको, एंड मिंट क्रीप, अगर आप पुदीने का अगर आप पौधा लगाओगे ना तो वो भी ऐसे ही करता है, वो भी एरियल स्टेम से ही लगता है, उसकी एक तो ऐसे ऊपर की तरफ स्टेम ग्रो होगी और एक उसकी अंडरग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल स्टेम ग्रो करेगी जो कि रनर कहलाती है, और इस यहाँ से भी ऐसे से जड़ें निकलनी शुरू होंगी और ऊपर नया प्लांट ग्रो होने लगेगा, ठीक है। डेवलप लॉन्ग नोड्स एंड इंटरनोड्स, न्यू शूट्स एंड रूट्स अराइज फ्रॉम द नोड्स प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स, तो इस तरीके से नोड्स और इंटरनोड्स और नया शूट्स निकलने लगता है और नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। एक्टिविटी 2.4 टू ग्रो ग्रास बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इन्होंने बोला कि ग्रास ग्रो करके दिखाओ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा। उन्होंने बोला एक ग्रीन ग्रास लो जिसमें रूट्स लगी हुई हैं, एक पॉट लो जिसमें सॉइल है और पानी लो। टेक सम ग्रीन ग्रास विथ रूट्स फ्रॉम अ लॉन एंड प्लांट इट इन अ पॉट कंटेनिंग सॉइल, एक गमला लो जिसमें सॉइल है, अब उसमें आप एक ग्रीन ग्रास लगा दो जिसमें रूट्स भी प्रेजेंट हैं, फिर थोड़ा थोड़ा रोज पानी इसमें डालते रहो ताकि मिट्टी गीली में रहे, मतलब नमी बने रहे, मिट्टी में मॉइस्ट रहे, और इस पॉट को आप खुले में रख दो। कुछ दिनों के बाद इसको ऑब्जर्व करो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि नई ग्रास शूट्स इसमें से निकलने लगी हैं
ओल्ड के साथ साथ, मतलब आपके एक था उससे और ब्रांचेस निकल आई हैं, ठीक है, यानी कि नए स्टेम्स भी आ गए हैं। एरियल स्टेम्स ऑफ ग्रीन ग्रास कैन रिप्रोड्यूस और बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो जो एरियल स्टेम है ग्रीन ग्रास की, इसको आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द्वारा लगा दिया और नया उसमें उगा दिया है ना, क्योंकि आपने स्टेम और रूट की मदद से ही नया प्लांट लगाया है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाएगा। उसी तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लीव से यानी पत्ती के द्वारा भी हो जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, है ना, ये लीफ के द्वारा कर रहे हैं, मतलब लीफ को काट के ज़मीन में गाड़ दिया है और उसमें पानी डालते रहो, तो थोड़ी देर बाद देखना लीफ के ऊपर से इस तरह से आउट ग्रोथ निकल आएगी, ठीक है ना। अब इस चीज़ को यहाँ से डिटैच करके नए गमले में लगाओ तो ये पूरा प्लांट बन जाएगा। तो ये तुमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय फ्रॉम लीफ किया है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स अकर इन प्लांट लाइक ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया, इन दोनों में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ होता है। मैंने एलोवेरा में भी करके देखा है, एलोवेरा की पत्ती से भी आपका नया प्लांट निकल आता है। इन ब्रायोफाइलम बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द नॉचेस ऑन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स, ये मार्जिन्स ऑफ लीव्स इसकी जो नॉचेस कहलाती हैं, यहाँ पे ये बर्ड्स प्रेजेंट रहती हैं। प्लांट्स डेवलप फ्रॉम दीज बर्ड्स, तो ये जो बर्ड्स है इसको अगर आप ज़मीन में गाड़ दोगे तो इससे नया प्लांट निकल आएगा। दे गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, ये पेरेंट प्लांट से डिटैच होकर नया प्लांट बना लेती हैं। इवन इफ अ लीफ फॉल्स ऑन द मॉइस्ट सॉइल द बर्ड्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, उसी तरीके से अगर इस प्लांट की पत्ती अगर आपकी मिट्टी में गिर जाएगी तो उसमें से बर्ड्स निकल आएंगे और उन बर्ड्स में से नया प्लांट उग जाएगा। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम लीव्स हुआ। अभी एक्टिविटी 2.5 इन्होंने दी है, टू स्टडी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन ब्रायोफाइलम। उन्होंने कहा ब्रायोफाइलम में आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके दिखाओ। ब्रायोफाइलम की एक पत्ती लो, एक ब्लेड लो, एक पॉट लो जिसमें सॉइल है और पानी लो। ब्रायोफाइलम की पत्ती लो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दो, इस तरीके से कट करो कि हर टुकड़े में बर्ड आनी चाहिए ब्रायोफाइलम की, ठीक है। पुट 1 पीस इन द पॉट कंटेनिंग सॉइल, अब इस एक टुकड़े को पॉट में डाल दो जिसमें सॉइल है। अब रोज़ उसमें पानी डालते रहो और इसको खुले में रख दो। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि जो ये टुकड़ा जो आपने थोड़ा सा गाढ़ा था उसमें एक नई शूट डेवलप हो गई है। इसका मतलब लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम कैन प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, मतलब आपने देखा पत्ती के द्वारा आपने एक नया प्लांट लगा दिया। तो अभी भी आपने क्या देख लिया, आपने देख लिया कि आप अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हो, फिर आपने देखा एरियल स्टेम के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हो, फिर तीसरे केस में आपने देखा कि लीफ के द्वारा भी आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हो। अब दिखा रहे हैं कि रूट्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है। आपको पता है कुछ प्लांट्स जैसे स्वीट पोटैटो हुआ, जैसे मतलब शकरकंदी जो होती है ना, या इसको हम शकला भी बोलते हैं, शकरकंदी प्रॉपर नेम है, स्वीट पोटैटो या डालिया है या स्पार्गस है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनमें रूट्स के द्वारा। क्या होता है, दीज प्लांट्स हैव सॉलन रूट्स टू स्टोर फूड्स अलॉन्ग विद एडवेंटिशियस बर्ड्स। ये जो शकरकंदी है ना वो एक रूट है, ठीक है, जो आपका जो स्वीट पोटैटो है वो एक रूट है, तो एक सॉलन हिस्सा है। ये रूट्स है ना, इसके अंदर खाना स्टोर हो गया है, खाना स्टोर हो गया इसलिए फूल गई है, सॉलन हो गई है। तो क्या होगा, और इसके पास एडवेंटिशियस रूट्स बर्ड्स भी हैं। दीज बर्ड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स ऑन गेटिंग डिटैच, तो जब इन बर्ड्स को आप इस प्लांट से डिटैच कर देते हो तो नया प्लांट उगाता है। तो ये फिर क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम रूट्स, ठीक है। तो ये तो सारे नेचुरल तरीके थे जिससे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट शो करता है। अब हम कुछ आर्टिफिशियल मेथड बताते हैं जिसके द्वारा आप प्लांट्स को, न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। Artificial method. Since vegetative propagation is a fast method of reproduction in plants, it has been adopted by human beings. क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक फास्ट तरीका है नया प्लांट उगाने का, इसलिए ह्यूमन बींग्स इसको यूज़ करते हैं। जो भी जैसे नर्सरी वगैरह जिनकी होती है ना, जिसमें वो लोग नए नए प्लांट्स उगाते हैं बेचने के लिए, तो ये वो लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा नया नया प्लांट क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैरिड आउट बाय ह्यूमंस ग्रो प्लांट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। तो जब इंसान वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को अपनाते हुए नया प्लांट ग्रो करता है तो उसको आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कहते हैं। उनमें से एक प्रोपोगेशन क्या है, टिश्यू कल्चर, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। टिश्यू कल्चर क्या होता है, द मेथड ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स इन ए सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम इन अ टेस्ट ट्यूब इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर वो मेथड है प्लांट को कल्टिवेट करने का जिसमें आपने एक टेस्ट ट्यूब में नया प्लांट डेवलप किया है और उस टेस्ट ट्यूब में आपने सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम डाला है, मतलब वैसा न्यूट्रिशन आपने डाला है उस टेस्ट ट्यूब में जो न्यूट्रिशन उस प्लांट को उगाने में, ग्रो करने में मदद करेगा, है ना। तो आप टेस्ट ट्यूब में एक नया प्लांट उगाते हो, क्या करते हो, इन दिस मेथड फर्स्ट द शूट टिप इज कट फ्रॉम द मेन प्लांट। इस मेथड में सबसे पहले एक मेन प्लांट से एक शूट का टिप काट लोगे, ठीक है ना,
स्टेम का टुकड़ा काट लोगे ऊपर से। इट इज़ देन डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल पीसेज ऑफ टिश्यूज़। फिर इस स्टेम के टुकड़े के बड़े छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे, मतलब अलग अलग तुमने पीसेस टिश्यूज़ के बना लिए हैं। ईच पीस इज देन पुट इन द न्यूट्रिएंट मीडियम इन अ टेस्ट ट्यूब। फिर टेस्ट ट्यूब में आप एक न्यूट्रिएंट मीडियम डालोगे, मतलब वो सारे न्यूट्रिशन उस टेस्ट ट्यूब में डालोगे जो ज़रूरत है उस प्लांट को ग्रो करने के लिए। अब आप टेस्ट ट्यूब में वो टुकड़ा, शूट का छोटा सा टुकड़ा डाल दोगे जिसको आप टिश्यू बोल रहे हो। एंड जर्म फ्री एनवायरनमेंट इज मेंटेन, और इस तरीके से उसको कवर किया जाता है टेस्ट ट्यूब में ताकि इसमें जर्म्स ना लगें, ठीक है। द टिश्यू ग्रोज इनटू एन अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस। तो जब देखते हैं टिश्यू थोड़ा सा कुछ दिनों के बाद थोड़ा ग्रो कर जाएगा और एक अनऑर्गेनाइज्ड मास रहेगा जिसको हम कैलस बोलेंगे। स्मॉल पार्ट्स ऑफ द कैलस आर ट्रांसफर्ड इनटू, फिर इस कैलस को हम इकट्ठा करके अलग दूसरे मीडियम में डाल देंगे जिसमें हमने कुछ ग्रोथ हार्मोन्स डाल रखे हैं। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में तो तुम न्यूट्रिएंट मीडियम डालोगे, ठीक है, और तुमने टुकड़ा डाल दिया, फिर ये टुकड़ा ग्रो कर जाएगा। फिर इस टुकड़े को निकाल के क्या डाल दोगे, उस वाले उसमें डाल दोगे इसमें ग्रोथ हार्मोन डले हैं ताकि ये टुकड़ा फिर ग्रो करना शुरू करें। दे इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड शूट्स। तो जब ग्रोथ हार्मोन वाले टेस्ट ट्यूब में आप डालोगे तो फिर उसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे और शूट्स डेवलप हो जाएंगी इन दिस टिश्यू एंड दस न्यू प्लांटलेट्स आर फॉर्म। तो छोटा नया पौधा बन जाएगा। दीज प्लांटलेट्स आर ट्रांसफर, फिर इन प्लांटलेट्स को निकाल के आप सॉइल में ट्रांसफर कर दोगे और अल्टीमेटली नया प्लांट आपका बन जाएगा। Thousands of new plants are produced from a small piece of tissue by this method। तो बहुत सारे हज़ारों पेड़ इससे उगाए जाते हैं। आपने क्या करना है, आपको शूट का एक छोटा सा टुकड़ा पहले तो लेना है, फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना है, फिर आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें आपको न्यूट्रिएंट मीडियम डालना है और एक टुकड़ा उठा के इसके अंदर डाल देना है और कुछ दिन के लिए इसको ऐसे रख देना है ताकि इसके अंदर कोई जर्म्स वम्स ना लगे। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे जो टुकड़ा आपने डाला वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है, और अब इस टुकड़े को तुम निकाल के दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल दोगे जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स हैं। तो जब ये टुकड़ा ग्रोथ हार्मोन वाले टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा तो इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी, ऊपर शूट डेवलप हो जाएगी। बस अब इसको निकाल के आप सॉइल में डाल दो तो आपका नया प्लांट बन जाएगा। इसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, ठीक है। देखो इसी तरीके से उन्होंने डायग्राम में दिखाया ना कि पहले उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा काटा है, इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला, फिर ये थोड़ा सा बड़ा सा मास हो गया, कैलस जिसको कहते हैं हम, इसको उठा के ग्रोथ हार्मोन वाले उसमें डाल दिया तो तुम्हारे शूट और रूट डेवलप हो गई। फिर ये पेड़ में लगा दो तो तुम्हारा नया प्लांट निकल आएगा, ठीक है। नाउ नो योर साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट के बारे में इन्होंने बताया है, गॉटलेब हेबरलैंड, एन ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट कौन होता है, जो प्लांट की स्टडी करता है। इज रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। गॉटलेब हेबरलैंड को फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मेंशन द पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन लेबोरेटरी यूजिंग द कल्चर ऑफ अ सिंगल सेल इन 1902। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1902 में बता दिया था कि एक सिंगल सेल से आप लैब में प्लांट को ग्रो कर सकते हो, है ना। और आपको पता है टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स ही होते हैं, मतलब इन्होंने ही टिश्यू कल्चर की शुरुआत करी थी। इवन आफ्टर सेवरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, गॉटलेब स्ट्रांगली प्रेडिक्टेड दैट ऑल प्लांट सेल्स आर एबल टू गिव राइज टू द कंप्लीट प्लांट। पहले जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, लेकिन तो भी ये श्योर थे कि कोई भी प्लांट को उसके टिश्यू के द्वारा हम कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हिज आइडियाज ऑन टिश्यू कल्चर लेड टू सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज इन बॉटनी एंड मेडिसिन। तो इनके इस आइडिया से बॉटनी और मेडिसिन में आगे चल के काफ़ी सारी नई डिस्कवरी हुई, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। नाउ अदर मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। अब दूसरा तरीका क्या है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का, एक है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग तो बहुत कॉमन है, अधिकतर तुम रोज़ वगैरह होता है ना, या शुगर केन हुआ, या बोगनवेलिया हुआ, या चंपा हुआ, उसमें आप स्टेम कटिंग का मेथड यूज़ करते हो। इन दिस मेथड अ पार्ट ऑफ स्टेम विद अ बर्ड इज कट फ्रॉम द मेन प्लांट एंड प्लेस्ड इट इन अ मॉइस्ट सॉइल। इस मेथड में क्या करते हो, एक छोटा सा स्टेम का टुकड़ा काटते हो, साथ में उसमें बर्ड भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप इस तरीके से देख रहे हो कि ये स्टेम का टुकड़ा है और इसमें बर्ड्स लगी हुई हैं, तो इसको आपने मेन प्लांट से काटा। आफ्टर और फिर इसको आप एक दूसरे गमले में रख दोगे, डाल दोगे जिसमें सॉइल है, ये स्टेम के टुकड़े को लाके उसमें गाड़ दोगे आप, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज रूट्स डेवलप एट द लोअर एंड ऑफ द स्टेम एंड न्यू लीव्स कम आउट फ्रॉम द बर्ड एट इट्स अपर एंड। कुछ दिनों में आप देखोगे कि इसके नीचे वाले हिस्से से यहाँ पे रूट्स डेवलप हो जाएंगी और बर्ड्स में से नई शूट्स निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ये भी निकल रही है और फिर फाइनली ये कंप्लीट प्लांट ग्रो हो जाएगा।
फाइनली द कंप्लीट प्लांट डेवलप्स, प्लांट ग्रोज बाय स्टेम कटिंग आर। तो कौन कौन से प्लांट जो स्टेम कटिंग से उगते हैं वो है रोज, चंपा, शुगर केन, बोगनवेलिया, कैक्टस एंड पाइनएप्पल। ठीक है, तो एक तरीका हो गया स्टेम कटिंग। दूसरा तरीका हो गया लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, आपने एक स्टेम को लिया और उसको ऐसे ज़मीन में गाड़ दिया। ठीक है, हल्का सा उसको बेंड किया और ज़मीन में इसको ऐसे गाड़ दिया, उसके ऊपर से मिट्टी रख दी, उसको दबा दिया हल्के सा। ठीक है, कुछ दिनों के बाद तुम देखोगे कि जिस पोर्शन को तुमने ज़मीन में गाड़ा था उसमें भी रूट डेवलप हो जाएगी और नई शूट निकल आएगी। तो उसको हम लेयरिंग का मेथड बोलते हैं। जो क्या लिखा है, इन दिस मेथड वन ऑफ द लोअर ब्रांचेज ऑफ द मेन प्लांट इज बेंड डाउन सच दैट इट टचेज द सॉइल। इसमें एक मेन प्लांट में से एक लोअर वाली जो स्टेम होती है उसको हम बेंड करके सॉइल के अंदर गाड़ देते हैं। इट इज़ देन कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल, मिट्टी मतलब गीली मिट्टी से कवर कर दो और कुछ दिनों के बाद आप देखोगे इसमें रूट डेवलप हो जाएगी। तो लेयरिंग इज़ जनरली यूज। तो इस तरीके से आपने लेयरिंग के द्वारा एक नया प्लांट बना लिया है। तो आप रोज़ में भी आप लेयरिंग कर सकते हो, लेमन में, जैस्मीन में, मिंट में और रोडोडेंड्रॉन में आप लेयरिंग का मेथड एम्प्लॉय कर सकते हो फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तीसरा तरीका है ग्राफ्टिंग, है ना। ग्राफ्टिंग भी पूछा जाता है, इसको समझो जरा ध्यान से क्या होता है ग्राफ्टिंग। इन दिस मेथड न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग द फीचर्स ऑफ टू प्लांट। देखो आपने देखा होगा ना, कभी कभी आपने गुलाब का फूल देखा होगा, उसमें वो आधा पिंक होता है और आधा वाइट होता है। तो ऐसा कैसे होता है, तो वो उसमें क्या करते हैं ना, दो वैरायटी के रोज़ लिए। सपोज करो एक पिंक वाला लिया और एक लिया वाइट वाला। पिंक वाला जो प्लांट है उसको आपने पॉट में लगाने दिया और वाइट वाली की स्टेम आप कट करके लाए, है ना। तो वाइट वाली की जो स्टेम आप दूसरे उसके ऊपर लगा रहे हो ना, जो टुकड़ा आप दूसरे पर लगा रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, सियॉन, राइट। फिर से देखो, आपने जो आप दूसरे से वाइट वाला रोज़ जो आप कट करके लाए है उस स्टेम उसकी, उसको सियॉन बोलते हैं। और जो ऑलरेडी आपकी मिट्टी में लगी हुई है उसको स्टॉक बोलते हैं। इस सियॉन को आप स्टॉक के ऊपर फिक्स कर दोगे और बांध दोगे इसको अच्छे से और सिर्फ पानी देते रहोगे। तो देखा, एक स्टेम क्या किसकी थी, वाइट रोज़ की, दूसरी थी पिंक रोज़ की। जब आप एक के ऊपर एक इसको लगा दोगे और कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि उसमें नया लीव्स और रूट्स आने लगी और फूल जब आएगा तो आधा पिंक और आधा वाइट होगा, क्योंकि उसमें आधा कैरेक्टरिस्टिक्स वाइट गुलाब के आ जाएंगे और आधे पिंक के आ जाएंगे। अब इन्होंने क्या लिखा है, इन दिस मेथड न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कंबाइनिंग द फीचर्स ऑफ टू प्लांट्स। दो प्लांट्स के फीचर्स को कंबाइन करके एक नया प्लांट उगाया जाता है। द रूट पोर्शन इज टेकन फ्रॉम वन प्लांट। एक प्लांट से रूट का पोर्शन लिया जाता है और जिस प्लांट से रूट का पोर्शन लिया जाता है उसको स्टॉक कहते हैं। स्टेम का पोर्शन जिसमें बहुत सारी बर्ड्स हैं उसको दूसरे प्लांट से लिया जाता है, उसको सियॉन बोलते हैं। तो सियॉन वो दूसरा प्लांट है जिसका स्टेम पोर्शन आपने यूज़ किया है जिसमें बहुत सारी बर्ड्स हैं। एंड ऑफ द स्टॉक एंड सियॉन और ओब्लिकली कट। जो इसका नीचे का हिस्सा होता है उसको तिरछा काट दिया जाता है। आप देखा, इसको भी तिरछा काटा है, इसको भी तिरछा काटा है, हल्का छील लेते हैं और इसको एक दूसरे के ऊपर रख के फॉर्मली टाइट कर देते हैं, अच्छे कस के बांध देते हैं। कुछ दिनों के बाद द स्टॉक एंड सियॉन ज्वाइन टुगेदर, ये दोनों ज्वाइन करके एक प्लांट बन जाएगा, क्योंकि इसके बीच में रैपिड सेल डिवीजन होगा और एक ही सिंगल प्लांट में ये कन्वर्ट हो जाएगा और न्यू प्लांट वैरायटी डेवलप हो जाएगी। इट इज़ यूजली डन इन प्लांट्स लाइक मैंगो, जैसे मैंगो में भी ये करते हैं, नहीं तो रोज़ में तो ये बहुत करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है। तो ये तो हमने पढ़ लिया वेजिटेटिव प्रोपगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अदर ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या तरीका है। इन ऑर्गेनिज्म अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग। प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा जो बाकी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं। एक होता है बाइनरी फिजन, एक मल्टीपल फिजन और एक बडिंग। क्या होता है वो हम देखते हैं। बाइनरी फिजन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने रहते हैं, उसमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन मतलब, बाइनरी मतलब होता है 2 और फिजन मतलब होता है टूटना। तो जब एक ऑर्गेनिज्म 2 नए ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है तो उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। और बाइनरी फिजन आपको यूनिसेलुलर यानी कि जो सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एंड इग्लिना। हमेशा एग्जाम्पल्स याद रखो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। इस मेथड में क्या होता है, द न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड्स इनटू 2 न्यूक्लियाई। देखो आप डायग्राम में देखो, पहला जब न्यूक्लियस जो है, जो ये वाला पोर्शन ये न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा।
फिर जो साइटोप्लाज्म है वो भी दो में डिवाइड होना शुरू करेगा और दोनों जो साइटोप्लाज्म है दोनों न्यूक्लियस को घेर लेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, दो आइडेंटिकल सेल्स डेवलप हो जाएंगे, यहाँ से कट हो जाएगा और दो सेल्स बन गए, मतलब आपके एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए, तो उसको बाइनरी फिजन किया है बोले, क्योंकि टू बने ना, टू यानी बाई, और फिजन मतलब एक सिंगल बैक्टीरिया से बने ना, इसे बाइनरी फिजन है। इसी तरह अमीबा में देखो, अमीबा है और अमीबा का जब न्यूक्लियस आपको पहले दो न्यूक्लियाई में टूटा, ठीक है, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म आ गया, बीच में से फिर इसमें से ये ब्रेक हो गया और दो डॉटर सेल्स में ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल टुकड़ों में टूट जाता है और मल्टीपल न्यू सेल्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि आपका क्लोरेला या क्लाइमेडोमोनास में आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये मल्टीपल फिजन दिखा रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म है उससे कई सारे बन गए। इसमें क्या होता है, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक क्लोरेला एंड क्लाइमाइडोमोनास द सेल्स डिवाइड इनटू मोर देन टू डॉटर सेल्स, मतलब एक सेल दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, इसलिए इसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। दिस टेक्स प्लेस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती है ना, अनफेवरेबल होती है, तब ये वाली चीज़ होती है। व्हेन ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ सिस्ट, मतलब एक क्या होता है, जब उनकी जो कंडीशंस होती है वो अच्छी नहीं होती है, तो वो ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बना लेते हैं, उस प्रोटेक्शन को हम सिस्ट कहते हैं, एक हार्ड कवरिंग अपने चारों तरफ ग्रो कर लेते हैं। इनसाइड द सिस्ट द सेल डिवाइड्स रिपीटली टू फॉर्म सिस्टर सेल्स, और ये सिस्ट के अंदर जो सेल होता है वो बार बार डिवाइड होकर बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर सेल्स बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड होकर बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर सेल्स बना लेते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सिस्ट टूट जाता है और डॉटर सेल्स क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं और नए आपका ऑर्गेनिज्म बन जाता है। व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल द सिस्ट ब्रेक ओपन एंड देन डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड, ईच डॉटर सेल ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और फिर हर एक डॉटर सेल एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। बडिंग क्या होती है, In budding, a small outgrowth called bud develops in the body of the parent organism. Budding में क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक बर्ड डेवलप होती है, ठीक है, पेरेंट की बॉडी में एक बर्ड डेवलप होती है। जैसे ये पेरेंट की बॉडी है, अब देखो ये बर्ड डेवलप हो गई इसकी बॉडी में, ये ठीक है, ये डेवलप हो गई। फिर क्या होती है, द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू, जो इसका न्यूक्लियस होता है वो भी दो में डिवाइड हो जाएगा। वन न्यूक्लियस माइग्रेट्स इनटू द बर्ड, एक न्यूक्लियस बर्ड में चला जाता है और एक यहाँ पे रह जाता है पेरेंट की बॉडी में। द बर्ड ग्रोज एंड डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, फिर बर्ड क्या होती है, ग्रो होकर नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है, यहाँ से डिटैच हो जाएगी, फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट एंड लीड्स एन इंडिपेंडेंट लाइफ। समटाइम्स द बर्ड्स रिमेन अटैच टू द पेरेंट एंड इन दिस वे चेन ऑफ बर्ड्स इज फॉर्म, कभी कभी बर्ड डिटैच नहीं होती, उसी में लगी रहती है और एक ही ऑर्गेनिज्म आपको बहुत सारी बर्ड्स देखने को मिल जाती है। और इसको हम इस तरीके से अगर जो चीज़ रिप्रोड्यूस होती है इसको बडिंग कहते हैं, जैसे ईस्ट में बडिंग होती है। समझ में आ गया, एक ऑर्गेनिज्म है उसमें एक आउटग्रोथ आ जाएगी, उस आउटग्रोथ को हम बर्ड कहते हैं, ठीक है। और फिर न्यूक्लियस होता है, दो में डिवाइड होता है, न्यूक्लियस आधा यहाँ चला जाएगा आधा यहाँ चला जाएगा, कुछ दिनों के बाद ये बर्ड डिटैच होकर नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, बर्ड डिटैच नहीं होती है और इसी के ऊपर और बर्ड्स भी उगती चली जाती हैं, ठीक है। ईस्ट इसका एग्जाम्पल है, इसमें बडिंग देखने को मिलती है, राइट। टेस्ट योर सेल्फ, अब जितना पढ़ा है उसमें देखते कितना याद है। द स्मॉल राइट द टर्म्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग, है ना, टर्म लिखना है। द स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, एक छोटी सी आउटग्रोथ बर्ड डेवलप, जस्ट हमने पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। An organism breaks into pieces and each piece develop into a new individual, एक ऑर्गेनिज्म दो टुकड़ों में टूटता है, मतलब टुकड़ों में टूटता है और फिर वो हर एक नए टुकड़ा में डेवलप हो जाता है, तो उसको हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, वो है ये। न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो उसको क्या कहते हैं हम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर दो एग्जाम्पल्स दो, है ना, प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम से कौन से बनते हैं, एक तो पोटैटो बनता है, दूसरा आपका जिंजर भी बनता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम एरियल स्टेम, एरियल स्टेम से जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं तो ये तो बहुत सारे हैं, है ना, रोज़ भी आप लिख सकते हो, और आपने और भी जो पढ़ा था। लीव्स से, तो लीव्स से आपने देखा था बिगोनिया था, है ना, और ब्रायोफाइलम था। प्लांट्स ग्रो बाय टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर से आपने कौन सा प्लांट पढ़ा था, आप उसका एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ सीड बेयरिंग प्लांट्स कॉल्ड एंजियोस्पर्म, आपको पता है जो प्लांट जिसमें सीड्स उगते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। और फ्लावर्स उन प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मतलब फ्लावर से नया प्लांट उगता है, राइट।
एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट होते हैं जिनमें बीज यानी कि सीड होते हैं, तो सीड बियरिंग प्लांट्स को आप क्या बोलते हो, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो ऑर्गन होता है, वो क्या होता है, फ्लावर होते हैं। फ्लावर्स फॉर्म सीड्स दैट डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। फ्लावर्स सीड्स बनाते हैं और इन सीड से नया प्लांट बनता है। दो द कलर, शेप एंड साइज ऑफ द फ्लावर डिफरेंट, दे हैव कॉमन स्ट्रक्चर। हालांकि अलग अलग प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उनका साइज अलग है, शेप अलग है, कलर अलग है, लेकिन उनका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉमन होता है। मोस्ट फ्लावर्स हैव 4 लेयर्स और वोल्स विच आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनिशियम। अधिकतर जो फ्लावर्स होते हैं इसमें ये 4 फ्लोरल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एक को कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनिशियम बोलते हैं। दे आर अरेंज इन डिफरेंट ऑर्डर ऑन अ फ्लैशी बेस कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। तो थैलेमस और रिसेप्टिकल में ये अलग अलग ऑर्डर में लगे रहते हैं और इस तरीके से चारों मिलकर फ्लावर बनाते हैं। ठीक है, तो फ्लावर के 4 मेन पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनिशियम, और ये थैलेमस यानी रिसेप्टिकल में अरेंज रहते हैं और इससे आपका फिर नया प्लांट डेवलप होता है। अब जैसे इस डायग्राम में देखो, कैलिक्स इज द आउटरमोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेपल्स। जो कैलिक्स होता है फ्लावर का आउटर मोस्ट वॉल होता है और ये सेपल से मिलकर बनता है। आपको ये डायग्राम देखो, आपको इसमें ये जो दिख रहा है ना, दिस इज एक को सेपल बोलोगे और 2 को आप मतलब अधिकतर 5 होते हैं, है ना। तो फिर जब एक साथ इनको ग्रुप को आप बोलोगे कैलिक्स, तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है, पत्तियों जैसे ही लगता है। जो फूल का जो कलर पार्ट होता है, यानी कि जिसको हम पंखुड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को हम पेटल्स बोलते हैं। तो ब्राइटिक कलर जो पार्ट होता है उसको पेटल्स बोलते हैं। ये फ्लावर का सेकंड वोल कहलाता है। ठीक है, और पेटल्स को इकट्ठे करके ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कैलिक्स बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला बोलते हैं। फिर जो थर्ड पार्ट होता है वो जो थर्ड वोल होता है वो एंड्रोशियम होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसको स्टेमन्स बोलते हैं। स्टेमन्स 2 हिस्से से मिलकर बनता है। ऊपर वाला एंथर कहलाता है और उसकी जो छोटी डंडी जो होती है वो फिलामेंट कहलाती है। मतलब एंथर प्लस फिलामेंट मिलके क्या बनाता है, स्टेमन। और स्टेमन के ग्रुप को हम एंड्रोशियम बोलते हैं और एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, each stamen has 2 parts, a long stalk called filament and a solemn structure at the tip of the filament called anther। तो जो तुम्हारा स्टेमन होता है उसका जो स्टॉक होती है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं और उसके टिप में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एक सोलन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर बोलते हैं। ठीक है, और एंथर और फिलामेंट को एक साथ हम स्टेमन बोलते हैं। एंथर प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। इन्हीं एंथर के अंदर पोलन सैक्स होते हैं और पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। और पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, ईच पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 मेल गैमेट्स। हर एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं, यानी कि 2 मेल सेल्स होते हैं। ठीक है, फिर गाइनीशियम क्या होता है, इट इज़ द इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाले यानी 4th ओर जो होता है वो तुम्हारा गाइनीशियम कहलाता है। इसमें ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर पिस्टल्स और कार्पल्स। तो जो तुम्हारा जो गाइनीशियम होता है वो एक पिस्टल या एक कार्पल का मिलकर बन सकता है। आप पिस्टल बोलो या कार्पल बोलो, एक ही चीज़ है। ग्रुप ऑफ पिस्टल या ग्रुप ऑफ कार्पल को हम गाइनीशियम कहते हैं। हर एक पिस्टल या कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा, फिर उसकी जो नेक होती है वो स्टाइल, और फिर सबसे अंदर वाला जो फूला वाला हिस्सा होता है उसको ओवरी कहते हैं। देखो डायग्राम से देखो, जैसे इसमें ये दिखा रहे हैं, तो ये इस वाले डायग्राम में ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल कहलाता है और ये ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो ये पूरा जो हिस्सा है ना, जो बीच का जो ये वाला पूरा हिस्सा है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, गाइनीशियम बोल रहे हैं। ठीक है, each pistil consists of stigma, style and ovary. Stigma is the topmost knob-like part of the pistil. It extends into long tube-like structure called style, which ends into a solemn base portion called ovary. तो ऊपर स्टिग्मा होता है, फिर नेक वाला पोर्शन स्टाइल होता है, नीचे जो फूला वाला हिस्सा होता है वो ओवरी होता है। ओवरी में क्या होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं और यही ओव्यूल्स फीमेल गैमेट्स कहलाते हैं। इसको हम एग भी बोलते हैं, ये ओव्यूल के अंदर बनते हैं। तो आपने देखा एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि जो गाइनीशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं और पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट होता है, जबकि इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमीट होता है। ठीक है, नाउ तो यही जो 2 मेन होते हैं एंड्रोशियम और गाइनीशियम, इसी से नया प्लांट डेवलप होता है, इसी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट। To
स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इन्होंने एक्टिविटी दी है, इन्होंने बोला है कि हिबिस्कस का फ्लावर लो, एक ब्लेड लो, एक ग्लास स्लाइड लो और कंपाउंड माइक्रोस्कोप लो और इसके अलग अलग पार्ट को स्टडी करो। तो टेक द हिबिस्कस फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स 5 ग्रीन सेपल्स। आप देखना ये जिसके 5 सेपल्स लगे होंगे, इन सेपल्स को हमने एक साथ कैलिक्स बोला है। जो फूल की डंडी होगी उसको हम पेडिसल या स्टेम बोलते हैं, ठीक है। फिर आप इसमें जो लाल लाल पंखुड़ी लगी होगी ना उसको हम क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। पेटल्स के ग्रुप को हम कोरोला बोलेंगे। फिर आप देखोगे बीच में आपको इस तरीके से दिखेगा येलो येलो कलर का, उसमें पतली पतली स्टेम्स दिखेंगी, तो वो आपका एंथर ऑफ फिलामेंट होगा। एंथर ऑफ फिलामेंट इकट्ठे क्या कहलाएगा, स्टेमन कहलाएगा, ठीक है। फिर आपको एक लंबा सा डंडी दिखेगी और नीचे जो फूली सी होती है, तो जो नीचे का जो सोलन एरिया है उसको हम ओवरी कहेंगे, जो उसकी लंबी सी नेक है उसको हम स्टाइल कहेंगे और ऊपर जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है उसको स्टिग्मा कहेंगे। Remove the sepals carefully, then observe the 5 colored petals. Next, remove the petal carefully. You will see a thin filament called pistil. Observe the tip of the pistil. You will see knob-like stigma 5 in number. तो जो hibiscus होता है उसमें स्टिग्मा 5 होते हैं। Just below the stigma are present stamens which have anthers attached to the short filament. और स्टिग्मा के नीचे ही एंथर्स होते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हो कि देखो ये स्टिग्मा दिखा रहे हैं, ये वाला पोर्शन, राइट, ये वाला जो स्टिग्मा दिखा रहे हैं उन्हें का पहले कैलिक्स को हटा लो तो आपको पेटल्स दिखेंगे, फिर पेटल्स को हटा लोगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। ऊपर ये स्टिग्मा दिख रहा है ये स्टाइल है और ये नीचे फूल वाला हिस्सा ये ओवरी है। फिर नीचे जो आपको ये ग्रुप दिख रहा है ना, ये आपको जो नीचे जो ग्रुप दिख रहा है येलो येलो सा, ये आपका एंथर है और इसमें हल्की छोटी छोटी डंडी लगी होगी, वो फिलामेंट कहलाती है। जस्ट बिलो द स्टिग्मा आर प्रेजेंट स्टेमन्स व्हिच हैव एंथर्स अटैच्ड टू द शॉर्ट फिलामेंट। तो आप इसको बड़ी आसानी से, अगर आपके घर में हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल लगा हुआ है तो आप आराम से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, राइट। Remove some stamens with the help of brush. Place them on a glass slide and observe under a compound microscope. स्टेमन्स को निकालो ब्रश की मदद से और उसको ग्लास स्लाइड पे रखो और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्व करो। स्लिट ओपन द स्टाइल फ्रॉम द बेस यूजिंग अ ब्लेड। ब्लेड से कट करके आपको स्लिट उसको स्टाइल को खोलो। आप देखोगे उसमें छोटे छोटे ओवरी और ओव्यूल्स है और इस तरीके से आप एक वेल लेबल नी डायग्राम बनाओ। तो ये एक्सपेरिमेंट करके आप देखना, ये बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट है, बच्चे कर सकते हैं इसको, बस आपको अच्छा शार्प ब्लेड यूज़ करना है। पॉलिनेशन क्या होता है, छोटी क्लास में पढ़े हो आप। पॉलिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज होगा, है ना। दस द मेल गैमीट्स प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन्स मस्ट रीच द फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द ओवरी। यानी कि जो आपके जो मेल गैमीट्स पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट हैं उसको जो फीमेल गैमीट ओवरी में प्रेजेंट है उसके पास तो पहुँचना है। दिस प्रोसेस इज ब्रॉड अबाउट बाय पॉलिनेशन। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, पॉलिनेशन द्वारा पॉसिबल होता है। देखो फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है तब फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमीट है भरे हुए पोलन ग्रेन्स के अंदर और फीमेल गैमीट जो है वो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स में है, ठीक है। तो जब ये जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुँचेंगे तो जिस प्रोसेस के द्वारा पहुँचते हैं उसको पॉलिनेशन कहते हैं। तो अगर पॉलिनेशन को डिफाइन करने का आएगा तो क्या लिखोगे, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर में तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों तरीके से हो सकता है। सनफ्लावर हैज़ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर। सनफ्लावर में 2 प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, रे फ्लावर एंड डिस्क फ्लावर। जो सनफ्लावर का सूरजमुखी का फूल आप देखना, जो अंदर की तरफ जो फ्लावर लगे रहते हैं छोटे छोटे येलो कलर के, उसको रे बोलते, उसको डिस्क फ्लावर्स कहते हैं। और बाहर जो बड़ी बड़ी पंखुड़ियाँ लगी रहती है उसको रे फ्लोरेट्स कहते हैं, ठीक है। नेचुरल पॉलिनेशन क्या होता है, नेचुरल पॉलिनेशन टेक्स प्लेस नेचुरल इन प्लांट। नेचुरल पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन होता है जो नेचुरल तरीके से प्लांट्स में होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के में क्या होता है, एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होता है, मतलब इसी फ्लावर का जो एंथर है उसका पोलन ग्रेन उड़ के उसी फ्लावर के स्टिग्मा में गिर गया और फिर वो अंदर तक जाके आपके ओव्यूल्स के साथ जाके फ्यूज़ हो गया, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक प्लांट के एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स होता है वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में गिरता है या दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में गिरता है, मतलब 2 फूल इन्वॉल्व हैं या 2 प्लांट्स इन्वॉल्व हैं और फिर फ्यूजन होता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, इन सेल्फ पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। याद रखना सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर होता है, उसी फ्लावर में ही एंथर होता है, उसी में ही स्टिग्मा होता है, तो एंथर से स्टिग्मा में ही उसी के फ्लावर के अंदर गया तो उसको सेम प्लांट में होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा में
टू अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड, सेम स्पीशीज़ कौन चाहिए, मतलब गुलाब के फूल का पोलन ग्रेन गुलाब के ही फूल में गिरना चाहिए, किसी और में गिरेगा तो फिर पॉलिनेशन नहीं होगा, है ना, लेकिन प्लांट अलग अलग हो जाएंगे। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में आपको बाहर के एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हवा की पड़ेगी या हनी बी की पड़ेगी या इंसेक्ट्स की पड़ेगी, जो पोलन ग्रेन्स को लेके जाते हैं दूसरे फूल तक। एजेंट्स ऑफ नेचुरल पॉलिनेशन क्या है, नेचुरल पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या है, नेचुरल पॉलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एंड एनिमल। जो नेचुरल पॉलिनेशन होता है वो विंड के द्वारा, पानी के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा होता है। इनको हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, जैसे इंसेक्ट से पॉलिनेशन क्या होता है, आपने देखा ना फूलों में मधुमक्खियाँ आती हैं रस पीने, जब मधुमक्खियाँ रस पीने आती हैं तो इनके जो पैर में ना ये पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। अब ये मधुमक्खी बाई चांस उड़ के सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में या डिफरेंट प्लांट के दूसरे फ्लावर में जब पहुँचती है तो ये पोलन ग्रेन उस फ्लावर में झड़ा देती है। तो क्या होता है, बाई चांस की बात है कि वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं। जब वो स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं तो धीरे से उसमें पोलन ट्यूब बनता है, वो नीचे तक पहुँच के ओवरी के जो फीमेल गैमेट है उसके साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, बीज, वास्प, insects like butterflies, bees, wasp and ants, beetles and moths visit flowers to collect nectar। आपको पता है इस प्रकार के जो इंसेक्ट्स होते हैं ये फ्लावर्स के पास जाते हैं शहद इकट्ठा करने के लिए, नेक्टर इकट्ठा करने के लिए। When an insect sits on a flower, the pollen grains get stuck on its body। जब इंसेक्ट उस फूल पे बैठता है तो पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। The pollen may fall either on the stigma of the same flower or another flower when the insect sits on it। अब ये पोलन ग्रेन या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा में गिर जाते हैं जब इंसेक्ट उस पर बैठता है, या दूसरे फूल पर जाके बैठता है उसी स्पीशीज़ के, तो वहाँ पोलन ग्रेन जाके गिर जाते हैं। इस तरीके के जब पॉलिनेशन जब इंसेक्ट्स के द्वारा होता है तो उसको इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच इज ब्रॉट अबाउट बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड इंसेक्ट पॉलिनेशन। सम एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर विच आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, तो इंसेक्ट के द्वारा जो प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है वो है रोज़, पॉपी, मैरीगोल्ड, डालिया और साल्विया। दीज फ्लावर है द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है उन फ्लावर्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि दे आर लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड। ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं, उनके बड़े सुंदर सुंदर कलर होते हैं, येलो कलर का, रेड कलर का, पिंक कलर का, ताकि इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, राइट। वो मीठा होता है, उनमें से they have sweet nectar and are scented। इनमें जो इनका रस जो होता है वो मीठा होता है और इनमें खुशबू निकलती है। ये खुशबू और शहद की वजह से इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देयर पोलन्स आर यूजुअली रफ एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। इन प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं वो रफ होते हैं और चिपचिपे होते हैं, तो वो इंसेक्ट की बॉडी में चिपक जाते हैं। जब इंसेक्ट बैठता है इन फूलों में रस पीने के लिए तो ये पोलन्स उसकी बॉडी में चिपक जाते हैं, ठीक है। और फिर जब ये दूसरे फूलों में बैठता है तो पोलन्स उसकी बॉडी से छूट जाते हैं। तो इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है। दूसरा तरीका है पॉलिनेशन का विंड के द्वारा। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन। बहुत अधिकतर प्लांट्स में इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। फ्लावर्स और प्लांट्स लाइक कोकोनट, राइस, मेज एंड ग्रास आर पॉलिनेटेड बाय विंड। विंड के द्वारा जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है वो नारियल का पेड़ है, राइस है, मेज है और ग्रास है। इनके जो फ्लावर्स होते हैं इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये डल होते हैं, छोटे होते हैं और अधिकतर यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक फ्लावर में एक ही सेक्स प्रेजेंट रहता है, या तो मेल यानी कि एंड्रोशियम रहेगा या फीमेल यानी कि गायनीशियम रहेगा। जब हवा चलती है तो इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बहुत लाइट, स्मूथ और ड्राई होते हैं, तो हल्की से हवा में क्या होता है ये उड़ जाते हैं, और जो उड़ के अगर दूसरे प्लांट में गिर गए, मेल प्लांट से फीमेल प्लांट पे गिर गए तो पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये जो होते हैं फ्लावर्स ये डल स्मॉल होते हैं, अधिकतर यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट, स्मूथ और ड्राई होते हैं। इनमें पोलन ग्रेन्स बहुत सारी क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होते हैं और इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और वेल एक्सपोज्ड होते हैं ताकि पोलन ग्रेन आके इनके ऊपर गिरे, है ना। The anthers are long and protrude outside the flowers so that the pollen may get blown away easily। एंथर बाहर की तरफ निकला रहता है ताकि पोलन जरा सी हवा से पोलन ग्रेन्स उसमें से निकल के उड़ जाएं और उड़ के स्टिग्मा से में जाके गिरे। और स्टिग्मा आपको पता है बड़ा बड़ा है, तो स्टिग्मा उन पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर लेगा और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाएगा। दूसरा तरीका है पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में उगते हैं उसमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर्स इन एक्वेटिक प्लांट लाइक हाइड्रीलिया एंड वेलिसिनेरिया। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना, हाइड्रीलिया और वेलिसिनेरिया में पॉलिनेशन बाय वाटर होता है।
द फ्लावर रिलीज देयर पोलन्स डायरेक्टली इनटू वाटर। ये जो प्लांट होते हैं ये अपने पोलन ग्रेन्स डायरेक्टली वाटर में रिलीज कर देते हैं। द पोलन्स ड्रिफ्ट इन वाटर एंड व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद लार्ज फेदरी स्टिग्मास ऑफ फीमेल फ्लावर्स पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। ये जो पोलन होते हैं पानी में बहते रहते हैं और जब ये बड़े बड़े फेदरी स्टिग्मास के टच में आते हैं जो फीमेल फ्लावर्स में लगे रहते हैं, इन्हीं का जो फीमेल फ्लावर प्लांट में वाटर में प्रेजेंट है जिसमें स्टिग्मा है उसमें आके ये पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट हो जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय वाटर। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हर एक्वेटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ देम लाइक लोटस बियर फ्लावर्स अबव द वाटर सरफेस एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड। बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट जैसे कि लोटस, उनमें फूल उगता है और फूल क्या होता है वाटर सरफेस के बाहर रहता है और इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स या विंड के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें आपका पॉलिनेशन बाय वाटर ना होकर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स या विंड होता है। फ्लावर्स दैट आर पॉलिनेटेड बाय वाटर हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जिन फूलों में वाटर पॉलिनेशन होता है, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उन फूलों की कुछ खासियत होती है। क्या? दे आर वेरी लाइट एंड कैन फ्लोट ईजली। बहुत हल्के होते हैं, आराम से पानी में तैरते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। इसमें नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता है। दे प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स इन लार्ज क्वांटिटीज। इसमें पोलन ग्रेन्स बहुत सारी क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होता है। और मेल और फीमेल फ्लावर्स आर यूजली बॉर्न ऑन सेपरेट प्लांट्स। और मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में लगते हैं। ठीक है। नाउ पॉलिनेशन बाय प्लांट एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन क्या होता है? एनिमल्स लाइक बर्ड्स, स्क्विरल्स, बैट्स ऑल्सो एक्ट एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट व्हेन दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स लाइक कॉटन ट्री। कुछ जो एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स हुए, स्क्विरल्स हुए, बैट्स हुए, वो भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स का काम करते हैं। जब ये फ्लावर्स में से नेक्टर्स को सक करते हैं तो पोलन ग्रेन्स इनकी बॉडी में चिपक जाते हैं और जब ये दूसरे फ्लावर में बैठते हैं तो उसमें ये छोड़ देते हैं और इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है। दे ट्रांसफर दिस नेक्टर टू अनदर फ्लावर व्हेन दे कम एंड इन कॉन्टैक्ट विद इट। आप देख रहे हैं ये जो चिड़िया है इसमें से फूल का रस पी रही है तो जब ये इस पर बैठेगी तो उसकी बॉडी में पोलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे। अब जब ये उड़ के दूसरे प्लांट के फ्लावर में बैठेगी तो ये पोलन ग्रेन्स की बॉडी से छूट के उस फ्लावर में पहुंच जाएंगे और इस तरीके से जब स्टिग्मा में पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। आर्टिफिशियल तरीके से भी आप पॉलिनेशन कर सकते हो, इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। समटाइम्स प्लांट्स आर पॉलिनेटेड आर्टिफिशियली टू डेवलप अ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू प्लांट्स। कभी कभी आर्टिफिशियल तरीके से के द्वारा हम पॉलिनेशन करा के हम दो प्लांट तैयार करते हैं, मतलब ऐसा प्लांट तैयार करते हैं जिसमें दो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। इन दिस प्रोसेस टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिलेक्टेड। इसमें हम दो अलग अलग वैरायटी के क्रॉप सिलेक्ट करते हैं जिसके हमको डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। सपोज करो एक प्लांट ऐसा है जिसका सीड बड़े अच्छे हेल्दी से होते हैं और दूसरा प्लांट ऐसा है उसी स्पीशीज़ का जिसकी लीव्स बड़ी हेल्दी हैं, तो हम पॉलिनेशन कराएंगे इन दोनों प्लांट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल वन में बी डिजीज रेजिस्टेंट एंड अनदर में बी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप। सपोज करो आपने ऐसे दो पौधे लिए, एक वैरायटी में डिजीज़ नहीं लगती है, डिजीज रेजिस्टेंट है, और दूसरी वैरायटी ऐसी है जिसमें बड़ा अच्छी वैरायटी का क्रॉप डेवलप होता है। तो आपने इन दोनों पौधों का क्रॉस ब्रीडिंग कराया जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग इज डन बाय आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इन ऑर्डर टू हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द वैराइटीज़। तो क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन वो तरीका है जिसमें हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा के नया प्लांट तैयार करते हैं जिनमें इन दोनों प्लांट्स की अच्छी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और जो न्यू वैरायटी का प्लांट डेवलप होता है उसको हाइब्रिड बोलते हैं। Many hybrid high yielding and disease resisting varieties of wheat, rice, maize and many other plants have been produced by the process of hybridization। तो जब आपको अच्छी क्वालिटी के वीट, गेहूँ या राइस या मेज या अदर प्लांट डेवलप करना होता है तो आप हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। Now fertilization. After landing on the stigma, the pollen grains germinate to produce long tubes called pollen tubes. जब आप पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में जाके गिरते हैं तो इनके अंदर से एक ट्यूब डेवलप होता है। ठीक है, ये जो ट्यूब निकल रहा है इसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। ये जो ट्यूब लंबी होकर, इनमें से एक जो ट्यूब होती है वो लंबी होकर पेनिट्रेट करती है। दीज ट्यूब्स जब पेनिट्रेट थ्रू द स्टाइल एंड एंटर द ओवरी टू रीच द ओव्यूल। अब ये जो ट्यूब होती है वो लंबी होकर स्टाइल से होते हुए, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ट्यूब लंबी होकर स्टाइल से होते हुए ये ओवरी में जाके पेनिट्रेट कर गई, अंदर घुस गई। दीज ट्यूब्स पेनिट्रेट थ्रू द स्टाइल एंड एंटर द ओवरी टू रीच द ओव्यूल। ओव्यूल तक ये पहुंच जाती है। द मेल गैमीट्स रीचेज द ओव्यूल थ्रू द पोलन ट्यूब। अब इसी पोलन ट्यूब से ये जो मेल गैमीट है वो ट्रैवल करके आएगा और इस ओवरी के अंदर एंटर हो जाएगा और ओवरी के अंदर जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज़ कर देगा। तो जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं और जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब सिंगल सेल जो प्रोड्यूस होता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से समझो कि
स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स आके गिर गए हैं। अब पोलन ग्रेन में से ट्यूब डेवलप होगा, इस ट्यूब को हम पोलन ट्यूब कहते हैं। कोई कोई पोलन ट्यूब इतना लंबा हो जाता है कि वो स्टाइल से होता हुआ ओवरी के अंदर घुस जाता है और ओवरी के अंदर जो एग्स है उसके अंदर वो पेनिट्रेट हो जाता है। अब पोलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमीट है वो इसी पोलन ट्यूब के द्वारा आएगा और जो ओव्यूल्स है उनके अंदर जो फीमेल गैमेट है उसके साथ जाके फ्यूज़ हो जाएगा। जब ये फ्यूज़ हो जाएगा तो इस फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे और इस फर्टिलाइजेशन के बाद जब सिंगल सेल जो डेवलप होगा उसको हम जाइगोट कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विदर ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उस फूल के जितने भी सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन और स्टिग्मा और स्टाइल होता है वो झड़ जाता है। ठीक है, द जाइगोट्स डिवाइड एंड ग्रो इनटू एन एम्ब्रियो, और जो जाइगोट जो बना है वो डिवाइड करके मल्टी सेलुलर और उसमें डेवलप हो जाएगा जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। मल्टी सेल में डेवलप हो जाएगा जिसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। ओव्यूल जो होता है आगे चल के बीज बन जाता है, यानी कि सीड में डेवलप हो जाता है और इसके चारों तरफ एक कवरिंग चढ़ जाती है, उसको हम सीड कोट कहते हैं। ठीक है, जैसे आप आम का देखो, आम के अंदर जो बीज है ना, बीज के ऊपर एक हल्का छिलका चढ़ा रहता है ना, जो छिलका चढ़ा रहता है उसको सीड कोट कहते हैं। और जो बीज है ना वो किससे बना है, वो ओव्यूल से बना है। और जो आम का जो गूदा होता है ना वो ओवरी से बनता है, तो ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में और जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड्स, ठीक है, एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। दस द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी, तो एक तरीके से बोल सकते हैं फ्रूट क्या है, पकी हुई ओवरी, और सीड क्या है, पका हुआ ओव्यूल, और इन्हीं से नया प्लांट उग जाता है। आप सीड को आप सॉइल में डाल देते हो, आपका नया प्लांट उग जाता है। तो देखो पूरा स्टेप दिखाया है कि पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आके गिरे, फिर पोलन ग्रेन्स में पोलन ट्यूब्स बने, ये पोलन ट्यूब्स स्टाइल से पेनिट्रेट होते हुए ओव्यूल्स तक पहुँच गए जो ओवरी के अंदर थे। पोलन ट्यूब्स ओव्यूल के अंदर बर्स्ट हो गए और इन्होंने मेल गैमीट रिलीज़ किया, और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट था तो ये मेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करके इससे जाइगोट बनाया। फिर जाइगोट जल्दी जल्दी डिवाइड होकर एम्ब्रियो में डेवलप हुआ, और फिर एम्ब्रियो जब डेवलप हुआ तो धीरे धीरे इसमें ये पूरा एक नया वो बन जाएगा और ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाएगा और ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। तो ये स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन है आपका फर्टिलाइजेशन का। जितना भी हमने चीज़ें पढ़ाई उस पर ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, टेस्ट योर सेल्फ। इसमें आपको टर्म बताने हैं। द आउटरमोस्ट वॉल ऑफ अ फ्लावर, सबसे बाहर वाला वॉल क्या कहलाता है, तो आपको पता है कैलिक्स कहलाता है। द सोलन बेसल पार्ट ऑफ पिस्टल, पिस्टल का जो फूला हुआ पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, ओवरी। सिंगल सेल प्रोड्यूस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिंगल सेल प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाता है, जाइगोट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर क्या है, एंड्रोशियम। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या है, पॉलिनेशन। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनिमल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ाऊंगी। ऑलराइट, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरीज प्लेस कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। थैंक यू, बाय।